हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आइए आज हम एक सेशन देखते हैं, एरर्स ऑफ प्रोनाउंस। इसमें हमने 5 क्वेश्चंस रखे हैं और सारे क्वेश्चंस एसएससी से हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इन सारे क्वेश्चंस में हमें एरर ढूंढना है, क्या गलती है, और उन गलतियों को सुधार कर हमें करेक्ट सेंटेंस लिखना है। यही हमारा काम है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। अब गौर करें कि ये सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है। इट को हम इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन देता है किसी चीज़ की आपको। तो यहाँ आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जिसके विषय में कि इंट्रोडक्शन मिला है आपको। इट इज़ आई, यह मैं ही हूँ, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, जो देरी के लिए जिम्मेदार है। ओके, तो इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं इसे। इंट्रोडक्टरी वर्ड इंट्रोडक्शन से बना है। सो आई तो करेक्ट है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई आया है, तो आई इस रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट कहलाएगा। प्रोनाउन से पहले जो नाउन आए और वो प्रोनाउन उसी नाउन को रेफर करे, तो उस पहले आए हुए नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट मतलब ये होता है कि पहले आई हुई चीज़। अब हु के बाद जो वर्ब आया है इज़, ये एंटीसीडेंट के मुताबिक होता है। कहने की मीनिंग कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, उस नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक आगे आने वाला वर्ब होता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा। तो आई के साथ हम एम लगाते हैं प्रेजेंट टाइम में, इज़ नहीं लगाते। इसलिए यहाँ पर हमें इज़ को सुधार कर एम करना होगा, क्योंकि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन के साथ एम आता है, इज़ नहीं। सो एंटीसीडेंट डिसाइड्स द फोर्थकमिंग वर्ब। एंटीसीडेंट डिसाइड्स द नंबर ऑफ द वर्ब। ओके, एंटीसीडेंट डिसाइड करता है एंड एंटीसीडेंट डिसाइड्स द नेचर ऑफ द वर्ब। हमेशा याद रखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा रूल है ये। सो फाइनल आंसर होगा, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। 2013 में CHSL में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो नीदर का केस है, आप गौर करें, ईदर या नीदर का केस हो, ईदर और नीदर के बाद अव लगा हो, OF, अव। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अव होता है, ध्यान रखें। ऑफ भी बोलते करेक्ट है, लेकिन अव बोलना सही है, डिक्शनरी में यही एंट्री मिलेगी आपको। खैर, तो नीदर अव के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, इधर अव के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। अब गौर करें, यहाँ पर टीम्स प्लूरल नाउन लिखा है, लेकिन आपको लगेगा कि टीम्स के मुताबिक हम आर लगा देते हैं। नहीं, टीम्स प्लूरल नाउन के मुताबिक हम वर्ब लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज नीदर से मीनिंग हमें सिंगुलर की आती है। नीदर की मीनिंग होती है दो में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू। नीदर का इस्तेमाल हमेशा दो में ही होता है, दो के सेंस में ही होता है, दो एंटिटीज़ के लिए ही होता है। यानी यहाँ जो टीम्स है, दो टीम होंगी। टू नहीं लिखा है इसके आगे, फिर भी यह करेक्ट है, क्योंकि नीदर का हमने इस्तेमाल किया, तो हम जानते हैं कि नीदर का इस्तेमाल दो के लिए ही होता है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे, कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे अपने रूल को, कि यहाँ पर दो टीम की बात है। ओके, सो अब दो टीम की बात है, दोनों में से दोनों की बात नहीं है, क्योंकि नीदर हमने यूज़ किया है, माइंड इट। सो नीदर ऑफ द टीम्स मीन्स नन ऑफ द टीम्स मीन्स नो वन ऑफ द टीम्स। अब नो वन मैंने कहा, तो वन के साथ आप क्या लगाते हैं, आर लगाते या इज़ लगाते हैं प्रेजेंट टाइम में? ऑब्वियसली इज़ लगाते हैं, लगाएंगे। नीदर ऑफ द टीम्स इज़ सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। हमें
इज लिखना है आर की जगह पर। दिस इज करेक्ट बिकॉज नीदर हमेशा सिंगुलर की मीनिंग देता है, दो में से किसी भी नहीं की मीनिंग देता है। नन ऑफ द टू मीन्स नो वन ऑफ द टू, तो नो वन मैंने कहा तो आगे सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल नहीं। ओके, फैंटास्टिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली। अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन MTS 2013। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस से क्वेश्चन पूछा गया है। हम जानते हैं कि आम सेंटेंसेस में जनरली हम प्रोनाउन को 2, 3, 1 के ऑर्डर में रखते हैं, के अरेंजमेंट में रखते हैं, जहाँ 2 की मीनिंग है सेकेंड पर्सन, 3 की मीनिंग है थर्ड पर्सन, 1 की मीनिंग है फर्स्ट पर्सन। यानी 2, 3, 1 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, इस सीक्वेंस में हम तीनों प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। कहने की मीनिंग क्या है, अगर सेंटेंस में तीनों ही प्रोनाउन एक साथ यूज़ कर दिए जाएं तो आपको किस सीक्वेंस में प्रोनाउंस को रखना चाहिए, यही है रूल। तो आपको तीनों ही प्रोनाउंस को 2, 3, 1 के सीक्वेंस में रखना चाहिए, ये एक जनरल रूल है। इसमें और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बात करूंगा मैं। फिलहाल आई फर्स्ट पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है। अब गौर करें 1 और 3 का सीक्वेंस मेंटेन हो गया। अगर दो ही प्रोनाउन दिया तो क्या सीक्वेंस रखेंगे, बहुत इजी है। 2, 3, 1 के सीक्वेंस में से जो भी प्रोनाउन, जिस भी पर्सन का प्रोनाउन नहीं दिया गया, आप उसे हटा दें। समझेंगे, 2, 3, 1 सीक्वेंस है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं दिया गया तो 2 का आप हटा दें, क्या बचता है सीक्वेंस 3 एंड 1, यानी थर्ड पर्सन पहले फर्स्ट पर्सन बाद में। 3 नहीं दिया गया यानी थर्ड पर्सन नहीं दिया गया, तो क्या बचा सीक्वेंस 2, 1, यानी सेकंड पर्सन पहले फर्स्ट पर्सन बाद में। उसके बाद फर्स्ट पर्सन नहीं दिया गया, 1 नहीं दिया गया, क्या बचता है सीक्वेंस 2, 3, मीन्स सेकंड पर्सन पहले थर्ड पर्सन बाद में। इट्स क्वाइट सिंपल, ऐसे ही हमेशा सोचेंगे। यहाँ पर 1 एंड 3 का कॉन्सेप्ट है, तो 2, 3, 1 में 1, 3 नहीं दिख रहा है बल्कि 3, 1 दिखता है। 2 नहीं दिया है, हटा देंगे। 3, 1 दिखा यानी थर्ड पर्सन पहले होगा, फर्स्ट पर्सन बाद में होगा, यानी ही को हमें पहले लिखना है, आई को बाद में लिखना है। यहाँ पर इससे संबंधित एरर है, यानी सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस से एरर है। सो वी हैव टू बी वेरी मैन्यूट when we are going through the question. Right. He and I have prepared the lesson thoroughly. अब इस तरह के कोई क्वेश्चंस आए आप इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड इट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। अगेन मैंने 2013 से क्वेश्चन लिया है, MTS मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रहे, बहुत आसान है, मेंस में इतने आसान पूछे गए हैं। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स, देयर में एरर है, क्योंकि एवरीवन से हम सिंगल एंटिटी को रेफर करते हैं, सिंगल पर्सन को। ओके, एवरीवन सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, इंडेफिनिट क्यों कह रहे हैं इसे, रीज़न कि इनडेफिनिटली किसी के बारे में बात करता है, डेफिनेटली बात नहीं करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। सो एवरीवन मीन्स उस लड़के को भी, इस लड़के को भी, इस लड़की को भी, इस लड़की को भी, इस लड़के को भी, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबको अपने फुल नेम लिखने हैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले। वेरी गुड, सेंस तो सबको जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे एवरीवन का यूसेज, एवरीवन का फंक्शन सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर होता है। यानी एवरीवन के लिए अब जब भी आगे कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा वो सिंगुलर एस्पेक्ट में आएगा और थर्ड पर्सन के सेंस में आता है। तो एवरीवन के लिए हम हिज लगाते हैं, देयर नहीं। अब आप कहेंगे हर भी तो सिंगुलर एडजेक्टिव है, हर क्यों नहीं लगा सकते। आप गौर करें, मैं ये लॉजिक हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, तो हमारे लैंग्वेज में भी मेल डोमिनेंसी दिखती है, इसलिए हम हिज ही बोलते हैं। इस्तेमाल में चूँकि ऐसा ही रहा किया है इसलिए हम इसके अभ्यस्त हो गए हैं। We are very acquainted with this type of usage, with this sort of usage. That's why we use his, not her in the singular aspect. और देयर तो यूज़ करेंगे नहीं, बिकॉज देयर दे का फॉर्म है, दे का एडजेक्टिव है देयर, प्लूरल एडजेक्टिव है देयर। यहाँ तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर में हिज लिखेंगे।
तो देयर की जगह हिज होगा, ये एरर है यहाँ पर। एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल, दिस इज करेक्ट। नाउ वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। 2014 का पूछा गया क्वेश्चन, CGL PT का। आइए इसके एरर कोड देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एकदम इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीपोजिशन में भी मिल सकते हैं, प्रोनाउन में तो मिलते ही मिलते हैं। यहाँ प्रीपोजिशन से संबंधित प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। टू इज अ प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस, and after the preposition to we have used two pronouns. The first is you and the second pronoun is I. Okay, but the rule says us that a pronoun is used in the objective case, means in the accusative case after a preposition. किसी preposition के बाद एक pronoun objective form में यूज होता है, objective case में यूज होता है। केस मतलब कारक, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाली बात। तो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव केस, डेटिव केस, लोकेटिव केस, वोकेटिव केस, सारे केसेस हैं। 8 केसेस हैं इंग्लिश में, मेनली 3 हैं। फिलहाल यहाँ आते हैं। टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना चाहिए किसी भी प्रोनाउन को। तो गौर करें, यू का सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाली शक्ल यू ही है, और यू का ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाली शक्ल यू ही है। तो यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है, यानी यू सब्जेक्टिव फॉर्म में भी है, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी है। यानी यू सब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल होता है। दूसरा नाम, यानी यू नॉमिनेटिव केस में भी इस्तेमाल होता है और यू एक्यूजेटिव केस में भी इस्तेमाल होता है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो यू यहाँ पर करेक्ट है। एंड आई आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट की तरह? डेफिनेटली सब्जेक्ट की तरह। तो टू के बाद तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, टू के बाद तो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना, ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन लिखना है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी एक्यूजेटिव केस है। हमें मी लिखना चाहिए, यहाँ आई नहीं। आपने कभी ऐसा सुना है सब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन? नो। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो हम हमेशा प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। सिर्फ इस एक छोटी सी बात से आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑलवेज माइंड इट। ऑब्जेक्ट कहने की मीनिंग कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें लिखना है प्रीपोजिशन के बाद। सो द करेक्ट आंसर इज सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। सीक्वेंस भी देख लेंगे, मायने रखता है। यू एंड मी, यू सेकेंड पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन, यानी 2, 3, 1। थर्ड नंबर वाला प्रोनाउन नहीं दिया है, आप थर्ड नंबर हटा दें, क्या बचता है सीक्वेंस? 2, 1। सेकेंड पर्सन पहले, फर्स्ट पर्सन बाद में, ठीक ही लिखा हुआ है। यू सेकेंड पर्सन एंड मी इसके बाद फर्स्ट पर्सन, दैट्स इट। आज इस सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चंस, इतनी ही जानकारी। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, आप लगे रहें। थैंक यू सो मच।